हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पारासल आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था एल्यूटियन आइलैंड्स को लेकर के। तो एल्यूटियन आइलैंड्स को अगर हम मैप में व्यू करें तो रशिया और यूएसए का जो अलास्का वाला पार्ट है उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं एल्यूटियन आइलैंड्स। एल्यूटियन आइलैंड्स बेरिंग सी और पैसिफिक ओशन को आपस में सेपरेट करने का काम भी करते हैं। एल्यूटियन आइलैंड्स में मेजोरिटी पर यूएस का हक है, यूएस का राइट है, लेकिन कुछ पार्ट को रशिया के द्वारा भी गवर्न किया जाता है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर के अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। उन्होंने ये बोला कि रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है हिजाब, इसलिए आप उसको रेगुलर कैरी करना भी आपके लिए कोई एसेंशियल नहीं है। अब ये जो हिजाब जो है इसको लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से एक कंट्रोवर्सी रही। तो यहाँ पर टाइमलाइन के थ्रू यहाँ पर शो कर रखा है कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। सबसे पहले दिसंबर 2021 में कर्नाटका का जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको मना किया जाता है कि आपको हिजाब कैरी नहीं करना है, हिजाब को वियर नहीं करना है और ये पहन करके आप क्लास में अटेंड नहीं हो सकते हो। उसके बाद में जनवरी 2022 में कर्नाटका के जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इसी तरीके के इशू होना स्टार्ट हो जाते हैं। 5 फरवरी 2022 को कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी एक गाइडलाइंस जारी की यूनिफॉर्म को लेकर के, और उसमें यूनिफॉर्म को कहीं पर भी यूनिफॉर्म में कहीं भी उन्होंने हिजाब को एक तरीके से एंट्री नहीं दी। इसके बाद में 9 फरवरी को 4 गर्ल्स जो है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली 4 गर्ल्स ने इसको लेकर के पिटीशन डाली हाई कोर्ट में और उनको लेकर के क्वेश्चन किया कि हिजाब जो है वो हमारी एक चॉइस है। इसके अलावा हमारा आर्टिकल 25 जो है उसके बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर ये जो यूनिफॉर्म को लेकर के गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे उनको ये बोला कि हमारा आर्टिकल 25 जहाँ फ्रीडम टू रिलीजन है और फ्रीडम रिलीजन में जो भी हमारी प्रैक्टिस है, जो भी हमारी प्रोपगेशन है, उन सभी को फॉलो करना वो भी हमारा एक राइट है। तो इसको वायलेट करता है। इसके बेसिस पर यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। हालांकि अब कल 15 मार्च को जो हाई कोर्ट है उन्होंने स्टेट की जो गाइडलाइंस आई थी यूनिफॉर्म को लेकर के उसको लीगलिटी दे दी है और हिजाब के लिए उन्होंने ये बोला है कि हिजाब को कैरी करना कोई भी एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो इस्लाम जो रिलीजन है उसका एसेंशियल पार्ट नहीं है हिजाब। ओके, अब यहाँ पर हिजाब को लेकर के आप समझ रहे होंगे, पहले भी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। हालांकि जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये जो भी रिजल्ट रहा है कर्नाटका हाई कोर्ट का, इसको हम चैलेंज करेंगे। अब यहाँ पर हिजाब जो होता है वो एक तरीके का स्कार्फ होता है, जिसे बुर्का होता है, बुर्का में कंप्लीट फेस कवर किया जाता है, लेकिन हिजाब में जो फेस कवर नहीं बल्कि हेड स्कार्फ के रूप में इसको पहना जाता है। अब इसमें जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने हिजाब के फेवर में क्या बात रखी, उन्होंने सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने रखी कि देखो जो हमारा आर्टिकल 25 है वो हमें फ्रीडम टू रिलीजन देता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हिजाब कैरी करना भी उसी का एक पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल 25 के बारे में बात रखी जाती है, फिर बात रखी जाती है आर्टिकल 19 की कि हमें फ्रीडम है कि हम जैसे भी जो भी पहनना चाहें उसको लेकर के हमें फ्रीडम है। आर्टिकल 14 वहाँ पर सभी इक्वल है, जिसको आप इक्वल ट्रीट करोगे सभी को, किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद में ये भी पॉइंट रखा जाता है कि गर्ल्स की एजुकेशन, क्योंकि इसकी वजह से आप हिजाब को कैरी नहीं करने दे रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स ने एजुकेशन एक तरीके से स्कूल आना या फिर यूनिवर्सिटी आना बंद कर दिया, तो गर्ल्स की एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो माइनॉरिटीज़ कल्चर जो है उसको भी मेंटेन करना, उसको भी एक तरीके से रिस्पेक्ट करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, माइनॉरिटीज़ कल्चर आइडेंटिटी शुड बी रिस्पेक्टेड इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये कुछ पॉइंट्स रखे गए जिसके बेसिस पर, इसके अलावा ये भी आरोप लगा जाता है कि एक तरीके से थ्रेट के बेसिस पर भी वायलेशन का आरोप लगाया जाता है हिजाब को लेकर के। तो हिजाब को लेकर के ये भी बोला गया कि हिजाब एक हेड स्कार्फ के रूप में पहना जाता है, ना कि कंप्लीट इससे फेस कवर किया जाता है। तो आप इसको एक थ्रेट के रूप में
में भी काउंटर नहीं कर सकते हो, इससे थ्रेट में भी इसको आप शामिल नहीं कर सकते हो। तो ये तो सारे पॉइंट्स रखे गए हिजाब के पक्ष में। अब बात आती है कि हिजाब के अगेंस्ट में क्या क्या बातें रखी गई। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो 1983 का जो एजुकेशन एक्ट है उसका सेक्शन 133 पार्ट 2 जो है वो एक क्लेम करता है कि ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना वो उनकी जिम्मेदारी है और इसमें उनको पावर दी जाती है। दूसरा ये है कि जो अब बात आई है यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म में जो हिजाब है वो उसका पार्ट नहीं है, तो इसके बेसिस पर ये बोला गया कि हिजाब को आप कैरी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया आर्टिकल 19 के बेसिस पर आपको फ्रीडम है, लेकिन आर्टिकल 19 जो है उसको आप कुछ बेसिस पर आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी तो कर सकते हो ना। तो पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर कि आपने जो काम किया उसकी वजह से अगर पब्लिक ऑर्डर वायलेशन होता है तो इसके बेसिस पर आपने जो काम किया उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इसके बेसिस पर, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर हिजाब को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारी मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ पर भी हिजाब को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जैसे कि ईरान में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो यदि जो हिजाब जो है वो ड्रेस कोड में एक एसेंशियल पार्ट भी बन भी जाता है तो इससे क्या होगा, बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनको फोर्स किया जाएगा। मान लो बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं वो हिजाब कैरी नहीं करती हैं, लेकिन उसको फोर्स किया जाएगा कि आपको भी हिजाब कैरी करनी है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी इसके लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है कि हिजाब जो है वो एक फ्रीडम देती है गर्ल्स को। ओके, हिजाब नहीं कैरी करना एक फ्रीडम दे रहा है और उसी के अकॉर्डिंग कर्नाटका हाई कोर्ट का ये रिजल्ट रहा है। तो ये हमने प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस किए हैं हिजाब को लेकर के। कंक्लूजन में आप ये बात रख सकते हो कि देखो ये जो भी इशू है इसको पॉलिटिकल जो मोटिव है वो देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो क्लासरूम है, स्कूल के जो क्लासरूम है उनको आप रिलीजियस बेसिस पर उनको पोलराइज मत करो। इसके अलावा जो सोसाइटी है वहाँ पर मॉडर्निटी और लिबरलिज्म के लिए हमेशा रास्ते खुले हुए हैं और वीमेन के एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो उसके बेसिस पर ही वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जो आर्टिकल है अभी केरला के एक न्यूज़ चैनल को, यहाँ देखिए एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि केरला बेस्ड एक न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल मीडिया वन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में फिर इसके लेकर के डिस्कशन होता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जनवरी 31 2022 में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो उससे पहले जिस तरीके से ये चैनल ऑपरेट हो रहा था उसी तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी क्लियरेंस या कुछ आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आपके यहाँ पर सेंसिटिव और सीक्रेटिव कुछ इस तरीके की इंटेलिजेंस बेसिस पर ये इनपुट्स मिले थे कि कुछ सेंसिटिव और सीक्रेटिव नेचर का ये चैनल है और यहाँ पर कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो जो भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो अभी तक रेगुलर रहेंगे, लेकिन आपको ऑपरेट करने की वहाँ पर उन्होंने अनुमति दी है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, जो मीडिया वन जो टीवी चैनल है उसको लेकर के रिप्रेजेंट जिन्होंने किया एडवोकेट ने, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो किसी भी न्यूज़ चैनल को या किसी भी टीवी चैनल को इस तरीके से बैन कर सकती है और उसके बेसिस पर आरोप लगाया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इससे थ्रेट मिल रही है। तो इसके बेसिस पर कुछ ऐसे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी इस तरीके के रूल्स आएँ, कुछ इस तरीके के लॉज आएँ या किसी के ऊपर भी इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं तो उन सभी को काउंटर किया जा सके, उन सभी को व्यू अच्छे से किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर रिव्यू रखे इस इशू को लेकर के, तो यहाँ पर उन्होंने सील पैक्ट जो ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पर रखने की कोशिश की। तो इसको लेकर के वैसे हम नेक्स्ट जो पेजेस हैं वो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे इस इशू को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी आप ये सील्ड कवर अपने जो फाइल प्रोवाइड करवाते हो सुप्रीम कोर्ट को, वो इस तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, मतलब ओपनली होने चाहिए कि आप कौन से पॉइंट्स के बेसिस पर जो भी इशू चल रहा है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी अपोजिशन में है या फिर जो भी अदर पार्टीज़ हैं उन सभी को ये रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या पॉइंट को रखा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये मिसाइल जो एक एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्चिंग जो हो गया था उसको लेकर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
का एक रिव्यू आया है और उन्होंने ये बोला है कि देखो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ऑपरेशंस मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन is being conducted in the wake of the accidental firing of the missile which landed in Pakistan last week। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि एक एसओपी क्रिएट करने की, रिव्यू करवाने की कोशिश की गई है कि क्या इशू क्रिएट हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि हालांकि हाई लेवल इंक्वायरी की हमने ऑर्डर दे दिए हैं और जल्दी ये हाई लेवल इंक्वायरी भी की जाएगी कि ये इशू किस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी किया गया है, हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि मेंटेनेंस के दौरान, रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन जो होता है हमारी मिसाइल्स का, उसी के टाइम में ये एक्सीडेंट हुआ और लगभग 7 PM के टाइम में ये एक्सीडेंटली ये जो मिसाइल है वो लॉन्च हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है और बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में 124 एरिया कवर करते हुए बॉर्डर एरिया से वहाँ पर जा कर के ये लैंड होती है। तो ये इशू हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में अपना रोल प्ले किया। उन्होंने किस तरीके के इनडायरेक्टली ब्लेम करने की इंडिया पे कोशिश नहीं की है, बस उन्होंने ये क्वेश्चन रखा है कि जॉइंट एक प्रोब होना चाहिए जिससे पता चल सके कि ये इशू क्या है। इसको लेकर के आज एडिटोरियल पेज पर भी एक आर्टिकल है और वहाँ पर भी इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए तो वहाँ पर आप सभी को पता है कि कांग्रेस को जो मेजोरिटी में सीट नहीं मिल पाई, तो उसको लेकर के रिव्यू चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी के जो चीफ हैं उसको लेकर के भी जो अदर मेंबर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर जो हैं, उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि जो भी हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको इम्पोर्टेंट रोल दिया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एंटी लिंचिंग बिल को। यहाँ पर पार्लियामेंट में जो हमारे मिनिस्टर हैं, यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि राजस्थान और मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा 2019 और 2018 में एंटी लिंचिंग बिल जो है वो पास किए गए थे। उसी को लेकर के एंटी लिंचिंग बिल्स को लेकर के मोर इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय, उन्होंने एक रिटन रिप्लाई दिया है। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था इसको लेकर के। मनीष तिवारी जो कांग्रेस मेंबर हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो उनका आंसर देने की उन्होंने कोशिश की है कि लिंचिंग जो है वो इंडियन पीनल कोड में के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है एज ए क्राइम के रूप में। इसके अलावा क्राइम इन इंडिया जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, उसमें भी क्राइम डाटा सभी स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज़ के जो डाटा हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। कौन कौन से क्राइम हुए, जैसे कि किस सेक्टर में, जैसे कि किसी को मार दिया गया या फिर चोरी की गई, ये जो भी क्राइम हुई उनको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अंडर वेरियस क्राइम हेड्स दैट आर डिफाइंड अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड स्पेशल लोकल लॉज, मतलब जो भी हमारे आईपीसी में या फिर लोकल लॉज में जो जो क्राइम को डिफाइन किया गया है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्राइम के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं। 2017 में एनसीआरबी ने जो डाटा कलेक्ट किए थे तो वहाँ पर मॉब लिंचिंग के भी डाटा थे, हेट क्राइम्स के भी डाटा थे, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट डाटा वाज अनरिलायबल। The reply stated is also stated that the NCRB does not maintain data on hate speech। एक तरीके से रिव्यू प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो लिंचिंग प्रोसीजर, एंटी लिंचिंग जो प्रोसीजर है या एंटी लिंचिंग जो इशू क्रिएट हो रहे हैं सोसाइटी में, उनको काउंटर करने के लिए किस तरीके से अदर स्टेट जो है वो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अरुणाचल प्रदेश स्टेट को लेकर के है। अरुणाचल प्रदेश में एक बिल लाने की कोशिश की जा रही थी, एक प्राइवेट बिल। उसमें जो कांग्रेस एमएलए है उन्होंने 11 मार्च को ये प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो गर्ल्स हैं या फिर वीमेन हैं उनको कॉलेज में अपनी स्टडी के दौरान या फिर जो अगर वर्किंग वीमेन है तो उनको एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। ओके, ऐसा उन्होंने, इसके लिए उन्होंने इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स भी रखे कि जैसे इटली और जापान जो कंट्री हैं, इसके अलावा हमारे इंडियन स्टेट भी हैं बिहार और केरला, वहाँ पर इस तरीके की फैसिलिटी वर्किंग वीमेन को और गर्ल्स जो स्कूल और कॉलेजेस में स्टडी कर रही हैं उनको इस तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है। उन्होंने इसका प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट भी रखा कि जब हम विमेन को लेकर के मोर डेडिकेटेड रहेंगे तो जो विमेन है वो भी अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने में एक अच्छे तरीके से, पर्पसफुल तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करेंगी। हालांकि बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्होंने ये बोला है कि ये एक डर्टी थिंग है और जो हमारा
असेंबली जो है वो काफ़ी ज़्यादा होली प्लेस है, यहाँ पर आप इसको डिस्कस नहीं कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे ये इस तरीके का डिस्कशन है वो पहले स्टेट वीमेन कमीशन को लेकर के आप कीजिए। यहाँ पर नेईसी कम्युनिटी की बात उन्होंने रखी। नेईसी एक ट्राइब कम्युनिटी है कि उसमें जो मेंस्ट्रुएटिंग जो वीमेन होती है वो किचन में एंट्री नहीं करती, वो ही एक रिचुअल्स जो चली आ रही है उसी को बात यहाँ पर उन्होंने रखने की कोशिश की है। हालांकि अगर हम देखें तो साइंस बेसिस पर ये रखा जाता है कि उस टाइम वीमेन का जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक कमज़ोर होती है और उसको एक तरीके से स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो भी हाउस के जो वर्क होते हैं उनसे दूर रखा जाता है ताकि वो अपने आप को एक तरीके से रिलीफ स्टेज में ला सके और अपनी बॉडी को दोबारा से इम्प्रूव कर सके। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशन और कल्चर के बेसिस पर यहाँ पर उनको जस्टिस देने की कोशिश की जा रही है हमारे उन सभी रिचुअल्स को। यहाँ पर हालांकि दूसरे बीजेपी लेजिस्लेटर उन्होंने ये बात रखी है कि नीसी जो कस्टम है वो एक तरीके से विमेन को इस टाइम बार्ड करती है कि आप हमारे जो हाउसेज हैं वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो जैसे होली प्लेस होते हैं, किचन या फिर जो पूजा घर होते हैं वहाँ पर उनको एंट्री नहीं दी जाती है। ओके, हालांकि इस चीज़ को लेकर के एक लॉजिकल जो डिस्कशन है उसको लेकर के जो अदर लेजिस्लेटर हैं वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने ये बात बोली है कि एक इनिशिएटिव अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन पहले इसको लेकर के विमेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट विमेंस पैनल जो है, फर्स्ट उनके साथ डिस्कस किया जाए, फिर उनके जो इनपुट्स आते हैं वो चीज़ें जो हैं उनको हम लेकर के इस तरीके के लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दो स्टेटमेंट जो आए ना, नीसी जो ट्राइब है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। इसके अलावा ये एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि अभी भी हमारी सोसाइटी में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको लेकर के किस तरीके की एक अवेयरनेस है और किस तरीके के क्वेश्चन अभी भी रखे जाते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए कि जो लेजिस्लेटर हैं, जो जिनके पास में लॉ मेकिंग पावर्स हैं, उनके इस तरीके की थॉट्स हैं, तो इसके बेसिस पर विमेन के लिए क्या एक तरीके से चेंज आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर हिजाब को लेकर के जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो रिजल्ट रहा तो उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले तो जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम हिजाब के बिना जो क्लासेज हैं उनमें रिटर्न नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। यहाँ पर जो अदर पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उन्होंने बोला है कि जो भी ये रिजल्ट आया कर्नाटका हाई कोर्ट का वो रिलीजन की जो फ्रीडम है उसको वायलेशन देने वाला है। यहाँ पर विमेंस जो ग्रुप है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि कम से कम कुछ भी हो, आपके कुछ भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कुछ भी कीजिए, लेकिन गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। गर्ल्स की एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया था मिसाइल इशू को लेकर के। तो इसमें जो राइटर हैं उनका ये बोलना है कि दोनों ही कंट्री एक तरीके से न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज हैं और यहाँ पर दोनों कंट्री ने, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जब ये लैंड हुई ये मिसाइल, उसके बाद में पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट दिया कि इंडिया की तरफ से इस तरीके की मिसाइल आई है और उन्होंने एक मैच्योरिटी यहाँ पर शो की है। राइटर का ये बोलना है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर मैच्योरिटी देखने को मिली है। हालांकि कुछ टाइम पहले, लगभग 1-2 साल पहले हमारे बीच में जो भी टेररिज्म इशू चल रहे थे, अगर उस टाइम इस तरीके का अटैक हो जाता तो हो सकता है कि इसके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग इफेक्ट्स देखने को मिल सकते थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी बात रखी है कि इस तरीके की मिसाइल अटैक देखने को मिला, हालांकि उससे एक नुकसान नहीं हुआ। और इंडिया ने जब ये बोला कि इंटेंशनली इस तरीके का कोई भी इंटेंशन नहीं था इस तरीके की लॉन्चिंग, सिर्फ जो रेगुलर मेंटेनेंस वाला जो प्रोसीजर होता है उस टाइम यहाँ पर टेक्निकली कुछ इशू क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये मिसाइल जो है लॉन्च हो गई। अब पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरीके को कंफर्मेशन दी गई है, मतलब पाकिस्तान भी अपनी तरफ से मैच्योरिटी वाले जो स्टैंड है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। राइटर का ये बोलना है कि देखो जो मिसाइल अटैक हुआ वो ठीक है, जो भी इशू हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो डिमांड की है कि जॉइंट प्रोब होना चाहिए, उसको लेकर के अब इंडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर शो करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके के क्राइसिस जो हो सकते हैं उनको मैनेजमेंट करने में इंडिया का जो एक स्टैंड है वो एक बेहतरीन तरीके से रहे। इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए कि हाँ जो भी इशू हुआ उनको हमने कोऑपरेशन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू इस इशू को सॉल्व करने की हमने कोशिश की। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें राइटर ने
ज्योतिंद्र नाथ दीक्षित, जिनको मनी दीक्षित के नाम से भी जानते थे, उनके जो फ्रेंड्स और एडमायर्स जो हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी बनते हैं हमारे इंडिया के 1 दिसंबर 1991 को, और 26 मंथ्स के बाद में 31 जनवरी 1994 को रिटायर हो जाते हैं 58 ईयर्स एज में। उस टाइम रिटायरमेंट एज जो थी वो 58 ईयर्स थी। अब यहाँ पर राइटर जो हैं उन्होंने एक बात बोली है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का जो स्टैंड रहा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि इंडिया ने अपना जो एब्सटेन वाला जो प्रोसीजर अपनाया, मतलब ना हाँ ना ना, हम दोनों के साथ हैं और दोनों के पक्ष में हैं। हम इस बात को मानते हैं कि जो इशू है वो सोल्व होना चाहिए एक प्रोसीजर के थ्रू, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि क्लियरिफिकेशन हो सके। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने ये जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे उस टाइम बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल रही थी। 1991 में आपको पता है 25 दिसंबर 1991 को जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और 15 जो रिपब्लिक्स हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं। अब यहाँ पर हालांकि रशिया के साथ में हमारे रिलेशन पहले से बेहतरीन थे, तो यूएसएसआर के साथ में हमने अपने बेहतरीन रिलेशन रखते हुए जो अदर कंट्रीज़ यहाँ से ऑर्गेनाइज हुए, यहाँ से इवोल्व हुए, उनमें भी अपनी एम्बेसी एस्टेब्लिश करने की इंडिया ने कोशिश की। इसके अलावा उसी टाइम इजराइल के साथ में भी हमारे जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन, उसको भी हमने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। फिर बात आती है 1993 की। 1992 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फर्स्ट एवर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया वाज ए मेंबर इन 1991-1992 और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर जो हैं वो उसको प्रिजाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस की मीटिंग पर जाते हैं, यूएस के साथ में डिस्कशन करते हैं और 2008 में जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो हुआ उसका एक तरीके से प्रोसीजर स्टार्ट उसी टाइम हो गया था। अब यहाँ पर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर दीक्षित हैं उन्होंने वाशिंगटन की विजिट की। ये बताया गया है कि किस तरीके से उस टाइम जो है वो पॉलिटिकल चीज़ें बदल रही थी, लेकिन हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना रोल प्ले किया और सभी कंट्रीज़ के साथ में जो अपने रिलेशन हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश की। यहाँ पर चाइना की विजिट के बारे में बताया गया है कि चाइना में विजिट किया गया, चाइना के साथ में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा ताइवान के साथ में भी हमने अपने रिलेशन एस्टेब्लिश किए। 1992 में सबसे पहले मुंबई में उन्होंने अपनी ऑफिस इंडिया में स्टार्ट की, फिर 1995 में इंडिया ताइपे एसोसिएशन ऑफिस जो है वो फिर दिल्ली में एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि जो भी इशू हो उसको एक तरीके से जो उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला कि भरतनाट्यम की तरह अपने आप को परफॉर्म करो, दूसरों को आप लगे, दूसरों को आप डिफरेंट फॉर्म में हमेशा नज़र आओ, लेकिन आप जो है वो सबसे पहले अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करो। ओके, तो यूएन में जब इंडिया ने वोट दिया तब भी यूएन में जब वो इंडिया ने एब्सटेन किया तो रशिया ने एक तरीके से सोचा होगा कि उनको सपोर्ट करने के लिए काम किया है और यूएस ने सोचा होगा कि उनको सपोर्ट करने के लिए काम किया है, क्योंकि दोनों ही पक्ष इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना है कि भरतनाट्यम जो पॉलिसी है इंडियन डिप्लोमेसी में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए, हाँ जो फ्रंट पेज पर हमने डिस्कस किया ना, जो मीडिया वन जो टीवी न्यूज़ चैनल है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने अपनी कुछ फाइल्स रिपोर्ट्स यहाँ पर दी। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 केसेज जैसे हुए जिसमें दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात बोली है कि आप पब्लिक ऑर्डर या फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये जो एक तरीके से सील्ड कवर जो भी हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इसको ओपनली गवर्नमेंट ये बताए कि हमने क्या अपनी तरफ से पॉइंट्स रखे हैं जिसकी बेसिस पर ये जो इशू है इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में कुछ डाटा रखे हैं। उन्होंने ये बोला है कि लास्ट 6 ईयर्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो फार्मर्स का जो डेप्ट है वो 53% तक इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर 2015-16 में 12 लाख करोड़ का एक तरीके से कमर्शियल बैंक पे उनका लोन शो होता था, एग्रीकल्चर लोन, जो अभी इंक्रीज़ होकर के 18.4 लाख करोड़ हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो फार्मर्स जिनके ऊपर डेप्ट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो पहले 6.9 करोड़ फार्मर्स थे, अब उनकी संख्या हो गई है 10 करोड़। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट देने के लिए यहाँ पर बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर,
यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो देखिए, FCRA एक्ट को लेकर के है। यूके ने क्वेश्चन किया है, इंडिया से डिस्कशन किया है। हमारे मिनिस्टर ने ये बोला है कि NGO ऑक्सफैम जो NGO है उसको रिवाइवल करने के लिए या फिर उसके ऊपर जो बैन लगाए गए हैं उसको, जो उसका एक प्रोसीजर है या उसको जो भी इंडिया में काम करने के लिए जो अप्रूवल मिलता है उसको FCRA एक्ट के अंडर हमने बैन कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि FCRA एक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जो NGO हैं वो इलीगल तरीके से जो इंडिया में वर्क कर रहे थे उनको काउंटर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ओके, तो यहाँ पर FCRA एक्ट को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट सबसे पहले 1976 में इसको लाया गया था और लाने का यही कारण था कि फॉरेन से इंडिया में जो भी मनी आता है उसका गलत तरीके से यूज ना हो, क्योंकि इंटेलिजेंस इस तरीके के इनपुट्स आए कि जो भी मनी इंडिया में आ रहा है उसको अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट या फिर जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ इनमें उनका यूज़ किया जा रहा था। तो उनको रेगुलेट करने के लिए FCRA एक्ट लाया गया। टाइम टू टाइम इसमें कुछ चेंजेस किए गए और अभी 2020 में भी उसमें कुछ चेंज किए गए हैं कि जो भी NGO हैं उनको आधार नंबर प्रोवाइड करवाने होंगे। इसके अलावा एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो फॉरेन फंड्स मिलता है उनको गवर्नमेंट को पावर है कि उनकी एक समरी इंक्वायरी वो ले सकें, ताकि ये पता चल सके कि जो भी मनी इंडिया में आया है उसका कहाँ पर यूज़ हुआ और कितनी ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंटेन रही। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर अभी कंप्लीट किया ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने के लिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने किन कौन से इश्यूज को यहाँ पर फेस किया उसके बारे में जो पार्लियामेंट है उसको अवेयर करवाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन में इस तरीके के इशू चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स को हमने अटैक होने से पहले ही यहाँ पर से निकाल लिया था। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कुछ ऐसे एरिया में ट्रैप हो गई थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे थे। तो दोनों कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के उनकी गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करके हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका इवैक्यूएशन प्रोसीजर कंप्लीट किया है। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उनको मार्टिर का जो स्टेटस है वो क्यों नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हैं वो किसी भी टाइटल और स्टेटस से बहुत ज़्यादा है, किसी भी अवार्ड से उनका जो भी सेक्रीफाइस रहा हमारी गवर्नमेंट, हमारे कंट्री के लिए, तो मार्टिर स्टेटस उनको दिया जाना उससे भी ज़्यादा अबोव उनका जो प्रेस्टीज है हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ देखिए, यहाँ देखो जो पाकिस्तान है, एक सेकेंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई और उसमें बोला गया कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को लेकर के मनाया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर TS त्रिमूर्ति, उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशन को रिलीजन के बेसिस पर अपने आप को नहीं बांटना चाहिए। रिलीजियस जो कैंप है उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन काम ना करे। यूनाइटेड नेशन जो है वो कंप्लीट सभी रिलीजन को इक्वली मान करके वर्क कर सकती है। हिंदुज़म को लेकर के यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 1.2 बिलियन फॉलोअर्स हिंदुज़म के हैं, बुद्धिज़्म के 535 मिलियन है, सिखिज़्म के 30 मिलियन है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन रिलीजियोफोबिया जो है उसकी प्रिवलेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को इक्वल मान करके वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के आर्टिकल है। पहले तो अब सभी को पता है 12 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन को अवेल कर दिया है। आज से वैक्सीन लगना उनको स्टार्ट हो जाएगी। कोर्बेवैक्स वैक्सीन है जिसको हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई ने डेवलप किया है और एक तरीके से ये जो कोर्बेवैक्स वैक्सीन है इसमें कुछ अलग यूनिक प्रोसीजर अपनाया गया है। पहले जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उसमें कंप्लीट जो वायरस है उसको इंसर्ट किया जा रहा था एक डोरमेंट स्टेज में, एक्टिव स्टेज में नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो कोर्बेवैक्स है उसमें जो वायरस है उसके कुछ स्पेशल, मतलब उसके फ्रेगमेंटेड जो पार्ट हैं, कुछ फ्रेगमेंट जो हैं उनका यूज़ किया गया है, जैसे कि उसका जो एस स्पाइक जो प्रोटीन होता है उसका, ताकि जो हमारा जो एंटीबॉडी सिस्टम है या हमारी जो पावर सिस्टम है वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर ले उनको, और जब रियल में अटैक हो कोविड का तो उसको रिकॉग्नाइज करके हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जनरेट हो सके। ओके, तो ये कोर्बेवैक्स जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। कल का जो इंडियन एक्सप्रेस था उसमें एक्सप्लेन पेज पर अच्छे से इस वैक्सीन को लेकर के डिस्कशन कर रखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर हमारे इंडिया के फर्स्ट CDS बिपिन रावत, उनकी मेमोरी में चेयर ऑफ एक्सीलेंस
क्रिएट किया गया है हमारी आर्मी में। मतलब उनके 65th बर्थडे ऑफ लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, द इंडियन आर्मी हैज़ इंस्टीट्यूटेड ए चेयर ऑफ एक्सीलेंस इन हिज मेमोरी एट द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। बिपिन रावत आप सभी को पता है हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस की जो पोस्ट है वो इसलिए बनाई गई थी, वैसे तो कारगिल वॉर के बाद में जो रिव्यू कमेटी है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जो हमारी जो ट्राई सर्विसेज हैं उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक कोलैबोरेशन का रोल प्ले करे। आप इस तरीके से समझिए कि मान लो ये हमारी ट्राई सर्विसेज हैं और यहाँ पर है गवर्नमेंट, मतलब हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन सब में, तो यहाँ पर एक ऐसी पोस्ट डेवलप की जाए जो इन सब में भी कोलैबोरेशन रख सके और यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में भी कोलैबोरेशन रख सके। ओके, यहाँ पर पहले तीनों सर्विसेज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट के साथ में अपनी बात रखे, लेकिन ये जो पोस्ट है वो ही इन तीनों के साथ में डिस्कशन करे और फिर एक ओवरव्यू जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करे। इसीलिए सीडीएस पोस्ट जो है वो डेवलप की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट को लेकर के है। तमिलनाडु में अभी जो 18 मार्च से बजट सेशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो नीट बिल जो हमने पहले गवर्नर के पास भेजा था उसको दोबारा से रिसेंड किया जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो उसके बेसिस पर ना होकर के स्टेट को पावर दी जाए और वहाँ की जो भी एक तरीके से परसेंटेज होती है 12th में उसके बेसिस पर यहाँ पर एंट्री दी जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वैसे अभी अगर हम देखें तो नीट एग्जाम या फिर मेडिकल जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि यूक्रेन से जितने भी स्टूडेंट्स का इवैक्यूएशन कराया गया उसमें ज़्यादातर मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स थे। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फॉरेन पेज पर, तो यूएस ने वार्निंग दी है। कल हमने डिस्कस किया था कि यूएस ने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें रखी कि रशिया जो है वो चाइना से अपनी सहायता के लिए कोशिश कर रहा है, तो यूएस ने वार्निंग दे दी है चाइना को कि अगर आपने रशिया को सपोर्ट किया तो कुछ यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।